वेलकम टू जीएस नॉलेज। जब मैं लास्ट वीडियो इंडस्ट्रीज के ऊपर जब शेयर मैंने आपके साथ किया था तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज आपके साथ डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण, अलग अलग डिविजन्स में इंडस्ट्री के आकार, लेबर के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से। तो आइए आज हम उसे डिटेल में डिस्कशंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला जो इंडस्ट्री का क्राइटेरिया, जो डिवीजन होता है, मीन्स वर्गीकरण किया जाता है, उसका आधार जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ लेबर। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ लेबर का मतलब ये हुआ कि लेबर यानी लेबर की संख्या, मैन पावर के आधार पे इंडस्ट्रीज को कितनी डिवीजन में किया जाएगा। यानी मतलब साफ है, इंडस्ट्रीज को हम वर्गीकरण करेंगे तो मैन पावर के हिसाब से, यानी मैन पावर जो इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, इसके आधार पे इंडस्ट्रीज को हम डिविजन्स करेंगे। मान लीजिए किसी उद्योग में जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के आधार पे उसकी अलग अलग नाम होती है। अब अलग अलग नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ लेबर के आधार पे तीन तरह के हमारे पास इंडस्ट्रीज होते हैं। पहला जो है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है? तो ये वो इंडस्ट्रीज जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत संख्या में होती है। और लार्ज स्केल का ही मतलब ये होता है यू नीड ह्यूज अमाउंट, यानी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ज्यादा पूंजी की जरूरत है। उसमें क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, कैपिटल। ऑलराइट, कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी ज्यादा लगेगा, हाई टेक्नोलॉजी रहेगी इंडस्ट्रीज। अब ये जो मैन पावर के हिसाब से जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इसमें मैन पावर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये स्केल इंडस्ट्रीज बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती है। कंट्री लाइक्स इंडिया, चाइना भी रिक्वायर, हमें जरूरत है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, तभी जाके अनएम्प्लॉयमेंट पे हम काबू कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हमारे पास लार्ज, ये हमारे पास लार्ज स्केल रहेगी, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहेगी तभी जाके प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा। तो कैपिटल इंटेंसिव होता है, हाई टेक्नोलॉजी होती है और इसमें मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मैन पावर। अब आते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जिस तरह मान लीजिए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने वाली कौन सी इंडस्ट्रीज है? आयरन एंड स्टील हुआ, मीन्स लोहा और इस्पात का, आयरन एंड स्टील आपका एग्जाम्पल में आएगा। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मीन्स वो कंपनियां जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन मान लीजिए आपका रिलायंस जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, बीएसएनएल हुआ, ये सब टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है, ठीक है। ये मुझे ज्यादा लार्ज स्केल में आती है। टेलीकम्युनिकेशन। तो अब आपके साथ आपके पास लार्ज स्केल्स की सब कुछ आपको मिल गया, हाई अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब एग्जांपल है, आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशंस। तो ज्यादा जब रहेगा लेबरों की संख्या तभी इस तरह की उद्योग पे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो होती है मीडियम स्केल। अब ये मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? तो ये मीडियम स्केल, इसमें भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेबरों की, मैन पावर की संख्या होती है, बट नॉट एज लार्ज एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मीन्स
उतनी मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी लार्ज स्केल में होती है। यानी मीडियम स्केल में मैन पावर तो चाहिए, मैन पावर चाहिए, लेकिन मोर देन स्मॉल स्केल से ज्यादा होगा और लार्ज स्केल से कम होगा। समझे ना बात? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा इंडस्ट्री है? इसमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसमें भी कैपिटल चाहिए, पर थोड़ा सा कम कैपिटल चाहिए किसके मुकाबले? लार्ज स्केल के मुकाबले। ज्यादा कैपिटल चाहिए किसके मुकाबले? स्मॉल स्केल के मुकाबले। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा इंडस्ट्री से आता है स्मॉल स्केल में? साइकिल इंडस्ट्री हुआ आपका, साइकिल इंडस्ट्री। जो साइकिल जो कंपनियां बनाती है, जिस तरह एटलस हुआ, साइकिल हुआ, ठीक है, हीरो साइकिल हुआ, तो ये सब मीडियम स्केल में आती है। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है, बट लार्ज स्केल के मुकाबले उतना नहीं रहती है, पर स्मॉल स्केल से ज्यादा रहती है। ओके, अब आते हैं हम लोग तीसरी कैटेगरी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल। नाम ही बता रहा है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट मिनिमम, देन लार्ज और मीडियम से कम लगते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें क्या है? इसमें अमाउंट भी कम इन्वेस्टमेंट होता है, इन कंपेयर टू लार्ज और मीडियम के मुकाबले कम होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दोनों से कम होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल में कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं? जिस तरह आपको एग्जांपल में, जिस तरह वाटर बोतल मीन्स पानी की जो बोतल जो तैयार होती है ना, मान लीजिए बिस्लरी हुआ, चॉकलेट की कंपनी हो गई, चॉकलेट जो हम लोग कैडबरीज खाते हैं, वो भी स्मॉल स्केल में आती है। ठीक है, तो इस तरह ये मैंने लेबर की संख्या यानी मैन पावर के हिसाब से ये इंडस्ट्रीज का हमने आपके साथ डिवीजन की वर्गीकरण का डिस्कशंस किया। अब आइए हम दूसरी कैटेगरी के इंडस्ट्रीज पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी इंडस्ट्रीज की क्या है? अब वो रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। क्या है? ऑन द डिविजन्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड। ओके, अब ये रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स क्या है, आइए उस पर हम बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। कोई भी इंडस्ट्री को जब जरूरत रहता है कच्चा माल की, ठीक है, तो वहां पे वो अपने मटेरियल्स को कच्चा माल से अपने इंडस्ट्रीज को में उसके प्योर करके उसको नए प्रोडक्ट को प्रोडक्शंस करती है और उसको फिनिश करती है। यानी मार्केट टू सेल, मार्केटेबल टू सेल होना चाहिए। वहां से बन के वो डायरेक्ट मार्केट में जाता है। इसके आधार पे जो हमारा इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका आधार जो है हमारे पास दो आता है। मेनली हम लोग दो आधार पे करते हैं। ठीक है, अब वो दो आधार जो आपका हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है हैवी इंडस्ट्रीज।
ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज। व्हाट इज दैट हैवी इंडस्ट्रीज? हैवी इंडस्ट्रीज मीन्स वो इंडस्ट्री, ये शब्द दर्शाता है कि उद्योग जो है वो हैवी है, मीन्स बहुत ज्यादा भारी है। और उद्योग जब भारी रहेगा तो कौन सी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज होगी? तो कौन सा कैटेगरी की इंडस्ट्रीज भारी हो सकता है? तो मान लीजिए आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपका आ जाएगा इस कैटेगरी में। केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। शिप बिल्डिंग यानी जो जहाज बनाती है वो हेवी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। अब मान लीजिए बड़े बड़े लोहे की जरूरत होती है जब जहाज बनाने में, और जहाज को जब शिप डॉक यार्ड में तैयार कर दिया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट यानी एक जहाज बन के निकलता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग फिनिश गुड्स भी कहते हैं, यानी कच्चा माल आया और वहां पे शिप तैयार हुआ और फिर वो वहां से निकल कर जाता है, तो वो कच्चा माल क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड्स। तो इसके आधार पे हेवी इंडस्ट्रीज हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो आता है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज, अब लाइट इंडस्ट्रीज क्या है, आइए हम उस पे बात करते हैं, ठीक है। लाइट मीन्स शब्द जो हुआ वो हल्का हुआ, लाइट। लाइट इंडस्ट्रीज मीन्स यो उद्योग जो हेवी नहीं है, जो हल्का है, और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहती है, नौकरियां इसमें भी रहती है, बट उस कैटेगरी के नहीं होती है जिस कैटेगरी का आयरन स्टील था, केमिकल था। ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है, हल्की बनाने वाली कंपनियां। अब इसमें आप कौन सी एग्जांपल में आपकी आ जाएंगे, जिस तरह मान लीजिए जो बड़े बड़े उद्योग जिससे आयरन स्टील था उसके बगल में ही लाइट इंडस्ट्रीज रहेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फैन, पंखा, ये आपका इलेक्ट्रिक फैन जो है वो लाइट इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आ जाएगा। एसिलरीज मींस जहां पे हेवी हो रहा था सामान, उसके अगल बगल में इर्द दीर्घ में ही घूरता रहेगा, ये लाइट इंडस्ट्रीज। तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के आधार पे हमने इंडस्ट्रीज का दो वर्गीकरण किया, ठीक है। अब ये वर्गीकरण जो आपका दो जो हुआ वो किसके आधार पे था? फिनिश गुड्स के, मटेरियल्स के, फिनिश गुड्स के और रॉ मटेरियल्स के आधार पे था। अब आइए हम लोग तीसरी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक, यानी वो हक जिस पे हमारा अधिकार हो। इसके आधार पे हम इंडस्ट्रीज को वर्गीकरण करते हैं, यानी डिविजन्स करते हैं, ठीक है। तो ये ऑनरशिप जो होगा, तो ये ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक, कौन इसका ऑनर होगा। तो इसके आधार पे ये इस तरह का इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस 1951 में हुआ। और जब हमारी इकोनॉमी बनी, जब हमारी आर्थिक नीति बनी, मीन्स इकोनॉमी जब हमारा बना देश आजाद होने के बाद, ठीक है, 1951 में, तो ऑनरशिप्स के आधार पे इंडस्ट्रीज को 4 क्लास में बांटा गया, 4 क्लासेस, यानी 4 कैटेगरी में 1991 में ऑनरशिप के आधार पे इसको डिवीजन किया गया। पहला जो कैटेगरी था वो था प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्या है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये देखिए नाम है प्राइवेट, तो यानी वो उद्योग, वो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट है, यानी किसी आदमी का, जो बड़े बिजनेसमैन है,
कैपिटलिस्ट हैं, हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनके पास पूंजीपति है, ज्यादा पैसा है, जिस तरह टाटा, बिरला, अदानी, ठीक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो इनके पास क्या है? ह्यूज कैपिटल है, ह्यूज कैपिटल, इनके पास पैसे ज्यादा है, इसलिए जहां तहां इन्वेस्टमेंट ये लोग करते रहते हैं। चूंकि पूंजीपति हैं तो जहां पे इनका इंटरेस्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, और सवाल प्रॉफिट ओरिएंटेड ही नहीं, जब ये प्राइवेट हो जाते हैं इनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिस तरह मुकेश अंबानी का आप एग्जांपल ले लीजिए, आज रिलायंस इंडस्ट्री कहां पे चला गया है, हर हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार देती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये किस कैटेगरी में आता है? प्राइवेट सेक्टर। मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में इंडस्ट्री तो बहुत कम है, सरकार कितने आदमी को नौकरी देगी? जनसंख्या तो इतनी है कि दुनिया का हम सबसे बड़े दूसरे आबादी वाले देश बन चुके हैं, तो हम नौकरी कितने आदमी को देंगे? तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तभी जाके ये लोग आम आदमी के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं रहता है, टोटली उनका मालिकाना हक के ऊपर रहता है। जिनकी इंडस्ट्रीज रहती है वही टोटली डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस मेकर बॉडी प्राइवेट सेक्टर खुद से लेती है, ये निर्भर नहीं गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे उतना ही निर्भर करेगी जो कंपनी एक्ट के तहत रहेगा, बाकी अपना डिसीजंस खुद से लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है वो कौन सी इंडस्ट्री? अगर ये प्राइवेट है, अब आते हैं हम लोग पब्लिक इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब वो उद्योग जो टोटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, मींस गवर्नमेंट जो है टोटली उनका डिसीजन रहता है। रेलवे ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, पोर्ट ट्रस्ट ले लीजिए, ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट इज द सोल रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपने डिसीजंस को बनाती है, लेती है, सब कुछ करती है, इसमें प्राइवेट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। लोग ज्यादा नौकरियां पब्लिक सेक्टर में खोजते हैं, पर नौकरियां है कहां? नौकरी तो बहुत कम है, एक वैकेंसी पे 1 लाख आदमी अप्लाई कर रहे हैं। अब सोचिए हमारा देश की हालात क्या है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के इंडस्ट्रीज में जो हम लोग आ रहे हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अभी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है? तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब ये हुआ कि जो यहां पे प्राइवेट भी रहेंगे, प्राइवेट और कुछ स्टेट्स मिलके कंपनी को रन करती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जिसका मारुति उद्योग, मारुति जो उद्योग कंपनी है वो जॉइंट सेक्टर्स की एग्जाम्पल है। चौथी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज है, कौन सी है चौथी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज? कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है? तो ये वो इंडस्ट्रीज जो रन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई आदमी मिल के अपना समूह बना के एक सोसाइटी को चलाते हैं, उन्हें हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब दिस पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिहार में जो प्राइमरी पैक्स है ना, तो इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का पैक्स, PACS, प्राइवेट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो इस तरह मतलब ऑनरशिप के आधार पे मैंने आपको 4 कैटेगरी की इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दी। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। आइए अब हम कुछ और डिविजन्स पे बात करते हैं। अब उसका आधार क्या रहेगा, तो आइए हम देखते हैं कि अब इसका आधार जो है, किस आधार पे हम इंडस्ट्रीज का फिर वर्गीकरण करेंगे। जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, स्लोली इंडस्ट्रियल का पॉलिसीज बनने लगी, इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने लगा। तो अब आइए रॉ मटेरियल के आधार पे हम लोग करते हैं। रॉ मटेरियल और वो सोर्स, यानी सोर्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे वो रॉ मटेरियल पाया जाता है वहां पे उसके आधार पे इंडस्ट्रीज कितनी तरह का होगी। अब मान लीजिए देखिए एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस का मतलब ये होता है वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जहां पे कृषि है, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है तो वहां पे देखिए राइस मिल ज्यादा है। पंजाब में देखिए गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है तो वहां पे मैदा की कंपनी, उसके बाद देखिए मैदा की कंपनी, व्हीट का तरह तरह का जो प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, वो सब वहां पे रहेगी। जहां पे दाल होता है मीन्स पल्सेस कंपनी रहेंगी, जहां पे तेल निकाला जाता है ऑयल सीड्स कंपनी रहेगी। तो उस तरह इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस कहेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आना भी चाहिए। दूसरी इंडस्ट्रीज जो होगी रॉ मटेरियल के सोर्स के हिसाब से, वो आता है मिनरल बेस, मीन्स जहां पे मिनरल होगा उसके आधार पे इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस में मान लीजिए फिर जहां पे कोल होगा वहां पे आयरन और की इंडस्ट्रीज रहेगी। जहां पे मिनरल्स पाया जाएगा उसके आधार के वो इंडस्ट्रीज वहां पे स्टैब्लिश रहेगी। समझ रहे हैं? तीसरी जो कैटेगरी की रॉ मटेरियल की आधार है वो है आपका पेट्रोल बेस इंडस्ट्रीज। पेट्रोल बेस, अब ये पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो वो इंडस्ट्रीज जो जानवरों को मतलब लालन पोषण करने के लिए जो प्रोडक्ट मीन्स खेतों में जो उगाए जाते हैं उसके रिलेटेड जो डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में हमारा ये आ जाएगा कौन सा, जिस तरह डेयरी कंपनी, दूध। मान लीजिए इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है और सबसे ज्यादा दूध का खपत भी करता है। तो मान लीजिए अब जब दूध का उत्पादन भी होगा, खपत भी होगा, तो जो गाय है, जो मतलब दूध देने वाले जो जानवर है, उन्हें चारा भी तो चाहिए। चारा कहां से मिलेगा? तो ये पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार करके उन लाइव स्टॉक जानवरों को सप्लाई किया जाता है, तभी जाके डेयरी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है। तब आज हम लोग इंडिया जो है दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे बना हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल बेस होने की वजह से। ठीक है, आइए अब चौथी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अब चौथी इसका क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड, अब ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, तो वो उद्योग, वो इंडस्ट्री जो जंगल के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो उस तरह को देख, जिस तरह टिम्बर हुआ, बड़े बड़े जो लकड़ियां आते हैं जिसको फर्नीचर बनाया जाता है, जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, जो शादी विवाह में हम देते हैं, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से ही आता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज खास करके वहां पे वो ज्यादा उसकी मतलब संख्या ज्यादा है जो फॉरेस्ट के करीब में है, और यहीं से मतलब मेडिसिनल कुछ दवा भी ऐसी होती है जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो वहां से वो निकाल के उसे मेडिसिनल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स दवा बनाई जाती है। तो जहां पे जंगल रहेगा वहीं पे ना तरह तरह के पौधे मिलेंगे, ये तो रोड पे तो नहीं मिलेंगे।
ये कहाँ मिलेंगे? ये जंगलों में मिलेंगे। तो उसके बगल में जो प्लांट्स होंगे तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ही पास होंगे, तभी वहां पे मेडिसिनल प्लांट का वहां पे बनाया जाएगा दवा और मार्केट में सप्लाई किया जाता है और हम उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसे यूज करते हैं। पांचवा जो है वो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री होता है, मेरीन। अब ये रॉ मटेरियल, मेरीन का मतलब ये हुआ कि वो इलाका जो समुद्री एरिया से टच करता है, जिस तरह मान लीजिए फिश, मछली का उत्पादन, मछली का खपत, तो जहां पे समंदर का किनारा रहेगा वहीं पे तो मछली का उत्पादन होगा और जहां पे मछली की संख्या का उत्पादन ज्यादा होगा वहीं पे ये इंडस्ट्रीज होगी। वहीं पे उस इंडस्ट्रीज से ही हम फिश के लिवर के ऑयल निकालते हैं जो दवा में भी काफी ज्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल सोर्स के हिसाब से हो गया। अब आइए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मींस वगैरह वगैरह इंडस्ट्रीज है। अब वो वगैरह मींस एटसेट्रा एटसेट्रा इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, वो इंडस्ट्रीज क्या है? तो एक जो होती है विलेज इंडस्ट्रीज मिसलेनियस की कैटेगरी में मिसलेनियस इंडस्ट्रीज मीन्स अलग अलग तरह के उद्योग। तो इसमें जो आ जाएगा, एक आता है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज शब्द ये गांव में वो तरह तरह के जो हैंडीक्राफ्ट्स खिलौने बनाए जाते हैं, जो मीन्स गांव में ही जो तैयार होता है उसे हम विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, और इस इंडस्ट्री में जिस तरह मान लीजिए ग्रेन ग्राइंडिंग, यानी कोई अनाज है और उसको हम लोग पीसते हैं, तो उस तरह का इंडस्ट्रीज को हम लोग ग्रेन ग्राइंडिंग कहते हैं। चूंकि भारत गांवों का देश है तो ये सब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ गांव में ही होगा। दूसरे इंडस्ट्रीज जो आते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज है जिससे हमारे बापूजी ने सबसे ज्यादा अहमियत दिया था। कॉटेज मीन्स हर एक गांव में कॉटेज होना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे उद्योग के ऊपर डिपेंड ना करें, दूसरे की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड ना करें, हमारे बापूजी कहा करते थे। तीसरी जो है इस मिसलेनियस में आते कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो उद्योग जो कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट के यूज के लिए बनाती है उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। जो प्राइमरी प्रोडक्ट जो आदमी हम लोग लेते हैं, अब कंज्यूमर गुड्स जिस तरह मान टेक्सटाइल, कपड़ा की मिल में बनी और डायरेक्ट कस्टमर उसे यूज करने लगा, तो कस्टमर ओरिएंटेड होती है कंज्यूमर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और इस तरह बेसिक इंडस्ट्रीज है। बेसिक्स इंडस्ट्री मीन्स वो इंडस्ट्री जिसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक जो हमारे जिंदगी की आम जरूरत के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। मान लीजिए जब हम घर बनाते हैं तो हमें मान लीजिए आयरन का रॉड चाहिए, गिट्टी बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो वो सब की जरूरत है, तो उसके आधार पे बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज की वर्गीकरण के बारे में आज आपके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप जीएस नॉलेज को खूब शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिए, तभी जाके आपको नॉलेज होगी, आपकी समझ होगी। फिर मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगा। टिल देन, गुड बाय।